नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अध्यापक मनोज कुमार, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदाचोई फतेहाबाद से। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 8वीं कक्षा के भूगोल विषय का चौथा अध्याय, जिसका नाम है कृषि। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कृषि क्या होती है, कृषि के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, कृषि के विभिन्न नाम क्या हैं और कृषि कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, जिसका नाम है कृषि। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि फसल के पक जाने के बाद उससे उत्पादित अनाज को या फसल को ले जाया जाता है फैक्ट्रीज में, और फिर फैक्ट्रीज में यानी कारखानों से इसको बनाया जाता है ऐसे उत्पादों में जो हम तक पहुंचते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि खेती या कृषि से उत्पादित अनाज या अन्य फसलों को फैक्ट्री में ले जाकर उससे अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसलिए कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, क्योंकि इससे उत्पादित कच्चा माल उद्योगों में ले जाया जाता है। चर्चा कर लेते हैं आज के अध्याय की, और इसमें हम जानते हैं कि कृषि क्या होती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल हैं। पूरे विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत की तो 2/3 जनसंख्या, यानी 2/3 जनसंख्या जो है भारत की, वो निर्भर है कृषि के ऊपर। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि कहाँ कहाँ पाई जाती है या कहाँ कहाँ पर खेती की जाती है। शुरुआत करते हैं हमारे अपने देश भारत से। ये देखिए, ये भारत का मानचित्र है, और इसमें जो हरा पार्ट है, पूरे भारत को लगभग कवर करता हुआ हरा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये जो दो भाग आप देख रहे हैं, इसमें एक तो मरुस्थल है और दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर खेती कम होती है। इसके बाद एशिया का ही एक और देश है चाइना, यानी चीन। चीन में भी खेती बहुत अधिक होती है, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन का भी कृषि पर आधारित है। इसके बाद बात करते हैं यूरोप की। यूरोप भी कृषि के मामले में बहुत संपन्न देश है। आप देख सकते हैं कि लगभग सभी यूरोपियन देशों में कृषि होती है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ देखिए सफ़ेद आपको दिख रहा है। प्यारे बच्चों, ये है सहारा मरुस्थल। लेकिन मध्य अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के तटीय प्रदेश और दक्षिणी अफ्रीका के काफ़ी हिस्सों में खेती की जाती है, यानी कृषि की जाती है। अगर हम चर्चा करें दक्षिण अमेरिका की, तो इसका ये जो पूर्वी तट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कृषि योग्य भूमि देखने को मिल रही है, और पश्चिमी तट पर भी कुछ स्थानों पर खेती की जा रही है। इसी तरह उत्तर अमेरिका की अगर हम बात करें, तो उत्तर अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि योग्य भूमि है, और इसके पश्चिमी तट पर भी काफ़ी मात्रा में खेती की जाती है, यानी कृषि की जाती है। अगर हम चर्चा करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, वहाँ पर बहुतायत में खेती होती है, और पश्चिमी तट का एक हिस्सा भी कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, ये था कृषि का विश्व भर में वितरण, यानी पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि
कहाँ कहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अलग अलग जो कृषि हैं उनको क्या क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले रेशम उत्पादन की जो खेती होती है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है, यानी इनको बेचने के लिए बाजार में ले जाया जाता है और यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। यानी खेती करने के साथ साथ ये रेशम के कीटों का पालन करते हैं और इस प्रकार की खेती को कहा जाता है सेरीकल्चर। अब बात करते हैं मत्स्य पालन की, जहां पर निर्मित तालाबों और पोखरों में, यानी इनके लिए स्पेशल तालाब और पोखर बनाए जाते हैं मत्स्य पालन के लिए, और वहां पर जो मत्स्य पालन होता है, मछलियां उनमें से जब निकाली जाती है तो उसे कहा जाता है पीसीकल्चर। तो मत्स्य पालन को कहा जाता है पीसीकल्चर। इसी प्रकार अंगूरों की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कहा जाता है सब्जियों, फूलों और फलों के उगाने को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये थे खेती के अलग अलग नाम। सबसे पहले सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि यानी अंगूरों की खेती, और हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि। तो ये थे कृषि के विभिन्न नाम। अब हम चलते हैं कृषि के लिए हमें क्या चाहिए। प्यारे बच्चों, कृषि के लिए 3 चीजों का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले अनुकूल स्थलाकृति, इसके बाद मृदा और इसके बाद है जलवायु। अनुकूल स्थलाकृति में अगर हम देखें तो अगर ज़्यादा पहाड़ी भाग है, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ भाग है, वो खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता। लेकिन मैदानी भाग कृषि करने के सबसे उपयुक्त होते हैं। आप देख सकते हैं हरा भरा मैदानी भाग चित्र में, इसलिए मैदानी भाग कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। दूसरा इसमें है, पहला था अनुकूल स्थलाकृति, दूसरा है मृदा। मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी अगर उपजाऊ है तो उसमें कृषि भी बहुत अच्छी होती है। यानी मृदा का उपजाऊपन कृषि उत्पादन में सहायक होता है। जितनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी, कृषि का उत्पादन भी उतना ही अधिक होता है। तीसरा इसका जो मुख्य तत्व है वो है जलवायु। किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ की कृषि पर अनुकूल या फिर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक तरफ हरा भरा बादलों भरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, बादल से ढका हुआ आकाश आपको दिख रहा है, और दूसरी तरफ रेगिस्तान दिख रहा है जहाँ पर कुछ भी नहीं उगा हुआ है, यहाँ तक कि पेड़ भी क्या हो गए, सूख गए हैं। इसका एक हिस्सा दर्शाता है मैदानी भाग को जहाँ पर अच्छी बारिश होती है, आप देख सकते हैं वह हरा भरा है। दूसरा जो भाग है इसका, इसमें दिखाया गया है एक मरुस्थल को, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पर पानी भी नहीं है, बारिश कम होती है, इसलिए ये क्या है, अनउपजाऊ भाग है। तो इस तरह से 3 जो चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खेती कार्यों के लिए या कृषि के लिए। सबसे पहला अनुकूल स्थलाकृति, दूसरा मृदा और तीसरा है जलवायु। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कृषि तंत्र की। प्यारे बच्चों, कृषि तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें खेती में हमें क्या क्या चाहिए, कृषि के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताया गया है। यानी किस तरह से जो कृषि कार्यों में लगे हुए लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि खेती करने के लिए या कृषि करने के लिए निवेश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आज कल मशीनों का युग है, इसलिए सबसे पहले हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है, जिसमें ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पीछे जुड़ने वाले अनेक यंत्र शामिल होते हैं। इसके बाद हमें अच्छे बीजों का चुनाव करना होता है, और तीसरा इसका भाग है रसायन। यानी फसलों में अगर कोई बीमारी लग जाती है तो हमें रसायनों का छिड़काव करना पड़ता है। तो ये तीसरा
जो है वो निवेश है। सबसे पहला मशीनरी, दूसरा है बीज और तीसरा है रसायन। अब हम जान लेते हैं, हमने निवेश कर दिया, परक्रम क्या होगा, खेती में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले खेतों की जुताई होती है। जुताई का मतलब खेत को पहले फसल के लिए तैयार करना, उसे कहा जाता है जुताई। खेत को अच्छे से हल चलाकर जोता जाता है, उसको उसकी जुताई की जाती है और फिर उसे तैयार किया जाता है फसल की बुआई के लिए। फसल की बुआई का मतलब है बीजों को जमीन में रोपना या फिर हल से उनकी बुआई करना। तीसरा जो कार्य होता है खेती में वो है छिड़काव, यानी जब फसल में कोई बीमारी होती है या फिर बीमारी नहीं भी होती है तो फसल को बीमारी से बचाने के लिए हम करते हैं दवाइयों का या रसायनों का छिड़काव। या फिर फसल में अगर किसी पोषक तत्व की कमी आ गई है तो हम उसके लिए खाद का छिड़काव भी करते हैं। इसमें कुछ अन्य क्रियाएं भी होती है, जैसे निराई, यानी फसल में से जो अनावश्यक खरपतवार है उनको निकालना। इसके बाद फसल की जब पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है, उसे कहा जाता है कटाई। तो ये थे कुछ प्रक्रम जिस जो जो खेती के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद आउटपुट क्या आता है, क्या मिलता है हमें, निर्गत, तो हमें मिलती है फसल। यानी ये सब करने के बाद जब फसल पक जाती है तो जो आउटपुट आता है यानी जो निर्गत मिलता है वो है फसल। इसके बाद जो हमने निवेश किया है उसमें निवेश भी दो प्रकार का निवेश होता है। एक होता है भौतिक निवेश जो प्रकृति करती है, यानी सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, मृदा की ढाल और तापमान। ये सभी जो निवेश है वो हमें नहीं करने पड़ते, ये करती है प्रकृति। और प्रकृति के बाद हमें कुछ निवेश करना होता है, यानी मनुष्य को जो निवेश करना होता है उसे कहा जाता है मानवीय निवेश। जैसे कि रसायन यानी खाद, मशीनरी, श्रम यानी मेहनत और भंडारण करने के लिए जगह या फिर मकान। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है मानवीय निवेश। तो यह था कृषि तंत्र। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कृषि के प्रकार। प्यारे बच्चों, कृषि दो तरह की होती है। पहली होती है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में जो किसान हैं वो अपने जीवन का गुजारा चलाने के लिए खेती करते हैं, यानी उन्हें सिर्फ अपने पेट के लिए खेती करनी होती है, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए खेती करनी होती है। इस प्रकार की खेती में हम इस प्रकार की खेती के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरे प्रकार की जो खेती होती है, कृषि होती है, वो होती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दो तरह की कृषि होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। प्यारे बच्चों, निर्वाह कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो निर्वाह कृषि में किसान जो है वो सिर्फ अपने लिए और अपने पशुओं के लिए ही खेती करता है। जो फसल उत्पादन होता है उससे वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है। प्यारे बच्चों, जब आप अपने परिवार की या किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खेती करता है तो उसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। पारंपरिक रूप से इसमें कम उपज होती है और निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, यानी बहुत ही लो लेवल की निम्न स्तरीय जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पुराने हल का प्रयोग करके किसान अपने खेत को जोत रहा है, तो इसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के बाद इसके जो अन्य प्रकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है इसका स्थानांतरित कृषि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और फिर राख को मृदा में मिलाया जाता है और मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है।
जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम भी है कर्तन एवं दहन कृषि। तो प्यारे बच्चों, जब किसान जंगलों को साफ करके आग लगा करके जंगलों में और जंगल की सफाई करके वहां पर राख को मृदा में मिलाकर कुछ फसलें बोता है तो इस प्रकार की खेती कहलाती है स्थानांतरित कृषि। जान लेते हैं कि स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है झूमिंग। उत्तर अमेरिका के देश मैक्सिको में इस प्रकार की खेती को मिल्पा कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिकी एक देश है ब्राजील। ब्राजील में इस तरह की खेती को रोका कहा जाता है। और एक और देश है जो एशिया में स्थित है मलेशिया, और मलेशिया में इस प्रकार की खेती को लदांग के नाम से पुकारा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये है स्थानांतरित कृषि। अब हम जान लेते हैं कि एक और प्रकार है निर्वाह कृषि का, यह होता है चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यानी ये जो पशु हैं ये उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं किस तरह से एक भेड़ों का झुंड है और यह जा रहा है पानी और भोजन की तलाश में। तो इस तरह से ये जो चलवासी पशुचारण है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निर्वाह कृषि में अपने निर्वाह के लिए खेती की जाती है। दूसरे प्रकार की कृषि है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी यह परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने हेतु इस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसका अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें गेहूं की कटाई हो रही है और उसकी कढ़ाई भी साथ में कंबाइन के माध्यम से हो रही है। इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग वाणिज्यिक अनाज खेती में होता है। अत्याधुनिक तरीके से ये खेती होती है और कृषि क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है और इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो हैं गेहूं और मक्का। ये सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं मिश्रित कृषि का। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एक खेत जिसमें पशुओं को चराया जा रहा है और यहाँ पर चारा उगाया जाता है। यानी यहाँ पर भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए किया जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं रोपण कृषि की। चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल इसमें उगाई जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता हमें होती है। अब हम देख लेते हैं वीडियो में। यहाँ एक वीडियो दिखाया गया है
जिसमें एक कपास का खेत दिख रहा है। अत्याधुनिक मशीनों से ये फसल क्योंकि पक कर तैयार हो गई है, फिर इसकी चुगाई की जाएगी, फसल को इकट्ठा किया जाएगा और भेज दिया जाएगा कारखानों में। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खेत आपको दिखाई दे रहा है कपास का, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है यानी जिसकी जो कटाई है वो भी अत्याधुनिक मशीनों के साथ की जाएगी। तो इस प्रकार की कृषि को रोपण कृषि कहा जाता है और इसमें अधिक पूंजी व अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, ये था आज का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम मुख्य फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।